हेलो हाय गुड मॉर्निंग। राजराज इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। आज पुनः दरोगा मेन को लेकर के बीपीएससी टीचर को लेकर के आज 25 क्वेश्चन का मैं फिर से सेगमेंट लेकर के आया हूं जो कि हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। ये आपको बिहार दरोगा मेंस के लिए और बीपीएससी टीचर के लिए, चाहे 6 to 8 की बात हो, चाहे 9-10 की बात हो, चाहे 11-12 के लिए हो, या फिर बिहार एसएससी के लिए हो, या 17वीं बीपीएससी के लिए हो, जो भी आप देख ले, जो भी सोच ले, इन सबों में काम आएगा। आइए पहले सवाल पे चर्चा करते हैं। पहला सवाल जो कह रहा है कि मगध महाजनपद की राजधानी थी, तो जी हाँ, मगध महाजनपद की जो राजधानी थी, तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भी थी, वैशाली भी थी और वसुमतीपुर भी थी। तो आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी। वसु चैत के द्वारा राजगृह का निर्माण किया गया था। वसु चैत के द्वारा राजगृह का निर्माण किया गया था। राजगृह को गिरिब्रज कहकर भी, राजगृह को गिरिब्रज कहकर भी पुकारा जाता है। और क्योंकि वसु चैत नामक वास्तुकार के द्वारा राजगृह का निर्माण किया गया, इसलिए इसे वसुमतीपुर कहकर भी पुकारा जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। आइए दूसरे सवाल पर चर्चा करते हैं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि ने महाभाष्य की जो रचना की वो पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी को आधार बना करके, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी को आधार बना करके पतंजलि ने महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना की। पतंजलि पुष्यमित्र सुंग के दरबार में रहते थे। सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग के दरबार में रहते थे। पुष्यमित्र सुंग के दरबार में मनु भी रहते थे, जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की। आपके डी नंबर ऑप्शन में महापद्मनंद की चर्चा है, जो कि नंद वंश का संस्थापक था। इसे द्वितीय छत्रोजय, द्वितीय भार्गव, परशुराम कहकर भी पुकारा जाता है। दूसरा परशुराम कहकर भी पुकारा जाता है। क्षत्रियों का नाश करने वाला द्वितीय छत्रोजय कहकर पुकारा जाता है। इसका मूल नाम उग्रसेन था। क्योंकि इसकी सेना 10 पद्म थी, इसलिए इसने अपना नाम बदलकर महापद्मनंद रख लिया। क्योंकि इसकी सेना 10 पद्म थी, इसलिए अपना नाम बदलकर इसने महापद्मनंद रख लिया। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है। पहली बार विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में, पहली बार विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य की सूचना मिलती है। वहीं अभिलेखीय स्रोत की बात की जाए तो रुद्रतामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है, जिसमें यह वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तारीकरण सुदूर पश्चिम भारत तक था। इसके अलावा यह भी बात करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का उपोषक था। उसके आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु थे, जिन्होंने जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय में, चूंकि भद्रबाहु खुद दिगंबर संप्रदाय के कट्टर समर्थक थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य को भद्रबाहु ने जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय में दीक्षित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करता है। नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को पराजित करके अजात शत्रु हर्यक वंश का सबसे प्रतापी राजा। एक चीज और याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रथम जैन सम्मेलन भी हुआ था। पहला जैन सम्मेलन भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही हुआ था। अजात शत्रु, जिसके समय में प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था, सूत पीटक और विनय पीटक की रचना आनंद रूपाली के द्वारा पहले बौद्ध सम्मेलन में ही की गई थी। अजात शत्रु हर्यक वंश का सबसे प्रतापी राजा, जिसने वज्जी को अंतिम रूप से जीतकर, ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे, ऑनलाइन वाले खास करके विशेष रूप से ध्यान देंगे कि अजात शत्रु हर्यक वंश का सबसे प्रतापी राजा, जिसके समय में प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ था, कहा जाए तो इसी के समय में प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। और यह भी जानेंगे कि अजात शत्रु, जिसने रथ मूसल और महाशिलाकंटक जैसे अस्त्रों का प्रयोग वज्जी गणराज्य को जीतने के क्रम में किया था। रथ मूसल और महाशिलाकंटक जैसे अस्त्रों का प्रयोग जो है अजात शत्रु वज्जी गणराज्य को जीतने के क्रम में करता है। इसी के दरबार में वस्कार रहते थे, वस्कार। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चाणक्य रहते थे, जिन्होंने
अर्थशास्त्र की रचना की, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, और इसके दरबार में मेगास्थनीज भी आया था जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। पहली बार मथुरा शहर का उल्लेख मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में ही मेथोरा के रूप में मिलती है। भारतीय समाज को 7 भागों में बांटने का काम जो है मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में की थी। वहीं चाणक्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। और कहा जाता है मेगास्थनीज यह कहता है अपनी पुस्तक इंडिका में कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र को आधार बना करके मेगास्थनीज ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। तीसरा नंबर सवाल, आजादी की लड़ाई में कौन सा रसायन एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था? तो जी हां, सोडियम क्लोराइड, नमक। भारत कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में कुल 17,000 महिलाओं ने, कुल 17,000 महिलाओं ने भाग लिया था, जिसमें पहली गिरफ्तारी देने वाली महिला सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू थी पहली गिरफ्तारी देने वाली जो महिला थी। पहली गिरफ्तारी देने वाली जो महिला थी, ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान देंगे कि पहली गिरफ्तारी देने वाली जो महिला थी वो सरोजिनी नायडू थी। कहा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक हुई थी। 4 नंबर सवाल देखेंगे, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। जी हां, अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में वर्तमान उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। सितार और तबले का आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो जिन्होंने नूह ए सिपहर, नूह ए सिपहर आस्की, खजाइनुल फुतूह, सॉरी फुतूह, खजाइनुल फुतूह, मिफ्ता उल फुतूह, मिफ्ता उल फुतूह, किरान उस सादेन, किरान उस सादेन जैसी पुस्तकों की रचना की। ये मूल रूप से अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, है ना। 8 सुल्तानों का शासनकाल अमीर खुसरो के द्वारा देखा गया। मलिक मोहम्मद जैसे इन्होंने, ये मूल रूप से शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे, इन्होंने पद्मावत की रचना की अवधी भाषा में। तानसेन अकबर के दरबार में थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे, मियां की टोढ़ी, मियां का मल्हार। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। वहीं जियाउद्दीन बर्नी की चर्चा है, इन्होंने तारीख फिरोज शाही, इन्होंने जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी जैसी पुस्तकों की रचना की। ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहते थे। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे हम लोग, अगले सवाल पे चर्चा करेंगे हम लोग। 5 नंबर सवाल, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। जी हां, 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। 1934 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने की बात कही थी, जिसमें लगभग 17,000 महिलाओं के द्वारा भाग लिया गया था। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय
वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किया गया था। वानर सेना बच्चों की सेना थी और मंजरी सेना महिलाओं की सेना थी। चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे तो 1917 ईस्वी में, अप्रैल 1917 ईस्वी में, चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 ईस्वी में हुआ था। क्षेत्रीय नेता राजकुमार शुक्ल थे, क्षेत्रीय नेता राजकुमार शुक्ल थे। वहीं कहा जाए तो चंपारण सत्याग्रह का प्रारूप जो है ब्रज किशोर प्रसाद के द्वारा, ब्रज किशोर प्रसाद के द्वारा तैयार किया गया था। चंपारण सत्याग्रह का प्रारूप जो है ब्रज किशोर प्रसाद के द्वारा तैयार किया गया था। और इसी चंपारण सत्याग्रह के पश्चात जो है महात्मा गांधी की अध्यक्षता में चंपारण एग्रियन कमेटी का गठन किया गया था 1917 ईस्वी में। आपके सी नंबर ऑप्शन में बारदोली सत्याग्रह की चर्चा है। 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, किसान आंदोलन था। और बारदोली सत्याग्रह की जांच हेतु सरकार ने ब्रूमफील्ड कमीशन का गठन किया था। सवाल यह बनेगा कि बारदोली सत्याग्रह की जांच के लिए किस कमीशन का गठन किया गया, तो सर ब्रूमफील्ड की अध्यक्षता में ब्रूमफील्ड कमीशन का गठन किया गया था। सरकार के द्वारा किसानों पर 34% टैक्स लगाया गया था, जिसे घटा करके 6.2% टैक्स कर दिया गया इसी ब्रूमफील्ड कमीशन की अनुशंसा पर। इसमें सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्षेत्रीय नेता के रूप में इंदुलाल याज्ञिक की चर्चा है। असहयोग आंदोलन कहा जाए तो 1920 से लेकर के 1922 ईस्वी तक, और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था भगवान अहीर के नेतृत्व में, भगवान अहीर के नेतृत्व में, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, जिससे क्षुब्ध होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। असहयोग आंदोलन का प्रारूप जो है चितरंजन दास के द्वारा बनाया गया, चितरंजन दास के द्वारा बनाया गया। और चितरंजन दास इस असहयोग आंदोलन के कट्टर विरोधी भी निकले। इनकी पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस, चितरंजन दास की पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस। आइए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। छठा नंबर सवाल देखेंगे। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र और गणित और आयुर्विज्ञान में माहिर था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासनकाल 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक रहा। इसे प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा जाता है। सर्वाधिक मौद्रिक नीति, सर्वाधिक मुद्रा जारी करने के कारण कहा जाता है। सांकेतिक मुद्रा भी इसने जारी किया था 1329 ईस्वी में। इसी के समय में जहां 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है, वहीं 1347 ईस्वी में बहमनी वंश की स्थापना होती है। समसुंदरी अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहकर पुकारा गया है। अपने युग का अरस्तु मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है, जिसने इंसा ए महरू नामक पुस्तक की रचना की। सबसे पढ़ा लिखा बादशाह, सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा बादशाह इंसा मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसने इंसा ए महरू नामक पुस्तक की रचना की। अदली नामक चांदी का सिक्का मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया। वहीं दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग का गठन, दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग का गठन जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही किया गया था। 1329 ईस्वी में कहा जाए तो सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई। राजधानी परिवर्तन किया गया, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली। इसी के दरबार में अगर कहा जाए तो इब्न बतूता आता है, जिसने रेहला नामक पुस्तक की रचना की, और रेहला को सफरनामा के नाम से भी जाना जाता है। इल्तुतमिश की चर्चा है, जिसका शासनकाल 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक रहा। इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलवाया था। तले चालीसा का गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। वहीं इक्ता प्रथा की शुरुआत जो है इल्तुतमिश के द्वारा ही की गई थी। इल्तुतमिश जिसने अतार्किन का दरवाजा बनवाया था नागौर में, और
भारत में पहली बार मदरसा और पहली बार मकबरे का निर्माता इल्तुतमिश ही था। इसने पहला जो मकबरा बनवाया था वो सुल्तानगढ़ी का मकबरा था, जिसे गुफा के सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी आपके बी नंबर ऑप्शन में है, जिसका शासनकाल 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक रहा। अस्थाई सेना का गठन करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजा अलाउद्दीन खिलजी ही था, जिसने सैनिकों को नकद वेतन देने के उद्देश्य से बाजार व्यवस्था की शुरुआत की। जिसने सैनिकों को नकद वेतन देने के उद्देश्य से बाजार व्यवस्था की शुरुआत की, जिसे सहनाए मंडी के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जिसने दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत की। दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई थी। दीवाने रियासत दीवाने विजारत नामक पद का सृजन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। इसने हजार सितून महल का निर्माण करवाया था। सीरी के किले का निर्माण करवाया था। सीरी का किला, जमात खां मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया। वहीं अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। बहलोल लोदी की चर्चा है। भारत में पहले अफगान वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में 1489 ईस्वी तक इसका शासन रहा। इसी के समय में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। सल्तनत काल का प्रथम ऐसा राजा था जिसने अपने नाम के अनुरूप बहलोल नामक चांदी का सिक्का चलवाया था। बहलोल लोदी भारत में पहले अफगान वंश की स्थापना करता है। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। निम्न में कौन सी एक किताब मुगल शाही परिवार की एक महिला ने लिखी थी? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा जी हाँ गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। बादशाहनामा और बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखी गई थी। वहीं ताजुल मासिर हसन निजामी के द्वारा, जो इल्तुतमिश के दरबार में रहते थे, हसन निजामी इल्तुतमिश के दरबार में रहते थे, इन्होंने ताजुल मासिर की रचना की। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 8 नंबर सवाल, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो चोल का हुआ है, चेर का हुआ है, पांडे का हुआ है, कदम्ब वंश का नहीं हुआ है। तो आंसर हो जाएगा कदम्ब वंश। कदम के बारे में सबसे अच्छी बात जान लीजिए कि इसका सबसे अच्छा राजा या सबसे प्रतापी राजा मयूर शर्मन था। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम और सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जो है कदम्ब वंशीय राजा मयूर शर्मन के द्वारा ही चलवाया गया था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 9 नंबर सवाल, कालिदास की कौन सी रचना काव्य संग्रह है? जी हाँ, एक कुछ काव्य रचना है और कुछ नाट्य शास्त्र है। तो कुमार संभवम कालिदास की काव्य रचना है। इसके अलावा मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतु संहारम कालिदास की काव्य रचना है। वहीं मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम नाट्य रचना है। कालिदास जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, 10 नंबर सवाल देखेंगे। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं? जी हां, भारतीय लिखना और पढ़ना नहीं जानते हैं। यह मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में कहा है। लेकिन इसको यह नहीं पता था कि कौटिल्य भी वहीं रहते थे जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। वर्तमान भारत का प्रशासन और वर्तमान भारत की विदेश नीति
कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर ही आधारित है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र को ही आधार बना करके मेगास्थनीज ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया था। प्लिनी, इन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की जिसमें पहली बार भारत और रोम के बीच व्यापार संबंध का उल्लेख है। प्लिनी अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में यह दुखड़ा भी रोता है कि रोम व्यापार क्रम के दौरान रोम का सारा सोना भारत जा रहा है। विष्णुगुप्त, जिसे चाणक्य कहा जाता है या कौटिल्य कहकर पुकारा जाता है, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। सप्तांग सिद्धांत दिया। राजा को प्रशासनिक गतिविधि को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सप्तांग सिद्धांत जो है का जो नियम है वो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में दी। कहा जाता है मौर्यकालीन प्रशासन की चर्चा, संपूर्ण मौर्यकालीन प्रशासन की चर्चा, जिसमें 18 तीर्थ ये उच्चाधिकारी कहलाते थे और 27 अध्यक्षों की चर्चा, 27 अध्यक्षों की चर्चा मिलती है। प्लूटार्क यूनानी इतिहासकार थे, इन्होंने मोरिलिया नामक पुस्तक की रचना की। इन्होंने मोरिलिया और पैरेलल लाइंस नामक पुस्तक की रचना की। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 11 नंबर सवाल, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो जी हां, फिक्स है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जिसने राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किया था। दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत, घारी कर और चरी कर की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई थी। इक्ता प्रथा की समाप्ति जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने पुनः इक्ता प्रथा की शुरुआत की और अकबर ने इक्ता प्रथा को समाप्त करके मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की। वहीं जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था को समाप्त करके अल तमगा भू पद्धति लागू की थी। अलाउद्दीन खिलजी, इसके दरबार में मलिक काफूर रहते थे जिसे 1000 दिनारी कहकर पुकारा जाता था। दक्षिण भारत का विस्तारीकरण या दक्षिण भारत का सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था वो मलिक काफूर ही था। आपके ए नंबर ऑप्शन में फिरोज शाह तुगलक की चर्चा है जिसका शासनकाल 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक रहा। सल्तनत काल का दूसरा ऐसा राजा जो सर्वाधिक समय तक शासन करता है। पहला राजा बहलोल लोदी हो जाएगा। कहा जाता है दार उल सफा अस्पताल विभाग। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत कालीन अकबर कहकर पुकारा जाता है जिसके शासनकाल में पहली बार अनुवाद विभाग की स्थापना हुई थी। 300 नगर और 300 नहरों का निर्माता। सल्तनत काल में पहला राजा जो नहर का निर्माता था तो वो गयासुद्दीन तुगलक था। वही सर्वाधिक नगर और सर्वाधिक नहरों का निर्माता फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है। दारुल सफा अस्पताल विभाग, दीवान इस्तिहाक, दीवान ए इस्तिहाक, पेंशन विभाग, दीवान खैरात, दान विभाग और दीवान बंदगान। दीवान ए बंदगान दास विभाग फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही स्थापित किया गया था। इसके दरबार में 1,80,000 दास रहते थे जिसमें 12,000 शिल्पकार थे। बलबन जिसका शासनकाल 1266 से लेकर के 1286 ईस्वी तक रहा। रक्त और लौह नीति की शुरुआत, सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत, नवरोज प्रथा की शुरुआत बलबन के द्वारा की गई। सल्तनत काल का प्रथम ऐसा राजा जिसने स्वयं का मकबरा बनवाया था। दिल्ली में लाल महल का निर्माण बलबन के द्वारा किया गया था। उसी लाल महल में बलबन का मकबरा भी है और
उसी लाल महल से अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। बलबन जिसने दले चालीसा का अंत किया और दीवान अर्ज नामक दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किया। दीवान अर्ज को दो भागों में बांटा गया, हस्मे कल्प और हस्मी अतराफ। यह केंद्र की सेना थी, हस्मे कल्प केंद्र की सेना थी, वहीं हस्मे अतराफ जो है प्रांत की सेना थी। कहा जाता है सल्तनत काल में पहली बार गुप्तचर विभाग का गठन, दीवाने बरीद का गठन, दीवान ए बरीद का गठन बलबन के द्वारा ही किया गया था। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। 12 नंबर सवाल, जागीरदारी संकट का सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासन काल में उत्पन्न हुई? बिल्कुल जागीरदारी प्रथा, जागीरदारी संकट जो है औरंगजेब के शासन काल में होगा, क्योंकि शुरू से ही सामंतों को जागीरदारी दी जा रही थी, चाहे एकता प्रथा के माध्यम से हो, चाहे मनसबदारी व्यवस्था के माध्यम से हो, या अलतमगा भू पद्धति के माध्यम से हो। तो क्षेत्र बचेंगे तभी तो सामंतों को दिया जाएगा। इसलिए जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? तो औरंगजेब, जिन्होंने लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था, बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया था, वहीं दौलताबाद में रबियत दुर्रानी का मकबरा बनवाया था। उत्तराधिकार के युद्ध में 1658 ईस्वी में देवराय और सामूगढ़ के युद्ध में अपने भाई दारा सिकोह को पराजित करके वो मुगल गद्दी पर आसीन हुआ। स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग, जहां शाहजहां के काल को कहा जाता है, जिसने आना नामक चांदी का सिक्का चलवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। दीवाने आम दीवाने खास का निर्माण शाहजहां के द्वारा। वहीं चित्रकला का स्वर्णिम युग जहांगीर के काल को कहा जाता है, जो इसार नामक चांदी का सिक्का चलवाता है। जहांगीर, इसके दरबार में पशु पक्षियों का प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर रहते थे, अक्का रीजा के नेतृत्व में। जी हां, अक्का रीजा के नेतृत्व में जहांगीर ने आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था। बहादुर शाह जफर प्रथम की बात करेंगे तो यह प्रथम उत्तरोत्तर मुगल बादशाह था, औरंगजेब का पुत्र था। बंगाल में कीर्तन परंपरा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो निमाई पंडित, इसे गौरांग प्रभु के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें चैतन्य महाप्रभु कहकर भी पुकारा जाता है। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सची देवी था। बंगाल में गौंडीय संप्रदाय की स्थापना, बंगाल में गौंडीय संप्रदाय की स्थापना जो है, गौंडीय संप्रदाय की स्थापना निमाई पंडित के द्वारा ही की गई थी। कबीर, साखी, सबद, रमैनी और बीजक कबीर की रचना है। निर्गुण भक्ति के प्रसिद्ध संत कबीर ही थे। असम के संत थे, असम के संत थे। इन्हें असम का चैतन्य कहकर पुकारा जाता है, शंकर देव को। वहीं बंगाल में कीर्तन परंपरा की शुरुआत निमाई पंडित के द्वारा की गई। चंडीदास, ये भी प्रसिद्ध संत थे। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पुर्तगालियों को। पुर्तगाली आलू भी लेकर के आए थे। जहाज निर्माण की भी शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा की गई। तंबाकू की शुरुआत भी पुर्तगालियों के द्वारा की गई। मक्का पुर्तगालियों के द्वारा, पुर्तगालियों की ही देन है। कहा जाता है भौगोलिक खोज में पुर्तगाल और स्पेन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, और इसकी शुरुआत भी पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा ही की गई थी। कहा जाता है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे।
इसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, जिसका शासनकाल 1509 से लेकर के 1515 ईस्वी तक रहा, 1509 से लेकर के 1515 ईस्वी तक रहा। पुर्तगाली कहा जाता है कॉर्टेज आर्मेडा पद्धति, कॉर्टेज आर्मेडा पद्धति। इसके तहत समुद्र में वैसे जहाज जो भारी सामानों से लैस होते थे या भारी हथियारों से लैस होते थे, इस कॉर्टेज आर्मेडा पद्धति के तहत उन्हें सुरक्षा प्रदान किया जाता था। ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा ही की गई थी। शांत जल की नीति की शुरुआत हिंद महासागर में पुर्तगालियों के द्वारा की गई। पुर्तगाली जिन्होंने 1530 ईस्वी में गोवा को अपनी राजधानी बनाई थी। अल्मेडा की बात करेंगे तो यह भी पुर्तगाली गवर्नर था, शासनकाल 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक रहा। वही नीनो डी कुन्हा, यह भी पुर्तगाली गवर्नर था, जिसका शासनकाल 1529 से लेकर के 1538 ईस्वी तक रहा। नीनो डी कुन्हा ने ही 1530 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों का राजधानी बनाया था। डुप्ले यह फ्रांसीसी गवर्नर था, डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था। सहायक संधि का जन्मदाता फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को ही माना जाता है। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। बंगाल में द्वैध शासन डार्ची रूल को किसने समाप्त किया था? तो वारन हेस्टिंग ने। लगाया कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और वारन हेस्टिंग का शासनकाल 1772 से लेकर के 1785 ईस्वी तक रहा। इसी के समय में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसकी पहली मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थी, एलिजा इम्पे थी। इसी के समय में नंद कुमार नामक बंगाली ब्राह्मण को झूठे आरोप में फांसी की सजा दे दी गई थी। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इन्हीं के समय में पारित हुआ था, है ना। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा वारन हेस्टिंग के ही समय में की गई थी। आपके सी नंबर ऑप्शन में लॉर्ड कैनिंग की चर्चा है। इसका शासनकाल 1856 से लेकर के 1862 ईस्वी तक रहा। 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के ही समय में हुई थी। वहीं विधवा पुनर्विवाह का इस समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह को बैन लगाने का काम जो है, विधवा पुनर्विवाह की जो शुरुआत हुई थी वो मैंने बैन लगाने की बात कह दी थी। विधवा पुनर्विवाह की जो शुरुआत हुई थी वो लॉर्ड कैनिंग के ही समय में हुई थी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहयोग से। लॉर्ड कैनिंग के ही समय में कहा जाता है 1858 का अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहकर पुकारा गया। लॉर्ड कैनिंग अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय नियुक्त हुए। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही पील कमीशन और रॉयल कमीशन का गठन किया गया। पील कमीशन और रॉयल कमीशन का गठन किया गया, जहां पील कमीशन के तहत सेना को पूरी तरह से विघटित करने की बात कही गई, वहीं रॉयल कमीशन के तहत जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बांट दिया गया, जो आज भी बदस्तूर जारी है। डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक रहा। डाक सेवा 1854, तार सेवा 1852, रेल सेवा 1853, 16 अप्रैल 1853। डाक सेवा कराची शहर से डाक सेवा की शुरुआत हुई। कलकत्ता से आगरा के बीच तार सेवा की शुरुआत हुई और मुंबई से थाने के बीच में रेल सेवा की शुरुआत हुई। पहली बार पीडब्ल्यूडी विभाग, लोक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी के ही समय में हुई थी। और राज्य अधिग्रहण नीति, राज्य अधिग्रहण नीति, जिसे चूक का सिद्धांत कहकर पुकारा जाता है, चूक का सिद्धांत कहकर पुकारा जाता है, या डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स कहकर भी पुकारा जाता है, डलहौजी के समय में ही। लॉर्ड रिपन की शासनकाल अगर कहा जाए तो 1880 से लेकर के 84 ईस्वी तक रहा। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन के ही समय में हुई थी। पहली नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में डब्ल्यू प्लोडेन की अध्यक्षता में लॉर्ड रिपन के ही समय में हुई थी। वहीं पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के ही समय में हुआ था। 1882 में
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। वहीं बुनियादी शिक्षा के सुधार हेतु 1882 ईस्वी में हंटर आयोग का गठन जो है लॉर्ड रिपन के ही समय में हुआ था। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे हम लोग। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर ए राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की। बिहार का अजातशत्रु कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद को। बिहार का गांधी कहकर भी पुकारा जाता है। जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे। इन्होंने नेशनल हेराल्ड नामक पत्रिका की स्थापना की। लखनऊ से 1938 ईस्वी में 1938 ईस्वी में नेशनल हेराल्ड पत्रिका की स्थापना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। इन्होंने आराम हराम है का नारा दिया था। जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, टू लिव इंडिया डाइज जैसी पुस्तकों की रचना की। वहीं वल्लभ भाई पटेल की चर्चा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। बारदोली सत्याग्रह के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण इन्होंने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसी अधिवेशन में इन्होंने नारा दिया था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवादी नहीं। मौलिक अधिकार का प्रारूप तैयार करके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस के कराची अधिवेशन में ही पेश किया गया था। गोविंद बल्लभ पंत समाजवादी नेता थे। इन्हीं के नाम पर सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार देने की घोषणा की गई, जो आज भी चल रहा है। शिवराज पाटिल समिति की अनुशंसा पर, जी हां, शिवराज पाटिल समिति की अनुशंसा पर संभवतः ईयर 1991-92 की बात है। तो शिवराज पाटिल समिति की अनुशंसा पर गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार देने की घोषणा की गई। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत प्रथा की शुरुआत की? जी हां, शेरशाह सूरी, जिसने चांदी का रुपया और तांबे का दाम नामक सिक्का चलवाया था। चांदी का रुपया और तांबे का दाम नामक सिक्का चलवाया था, जिसका शासनकाल 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक रहा। भारत में दूसरे अफगान वंश की स्थापना शेरशाह सूरी के द्वारा ही की गई थी। शेरशाह सूरी के द्वारा ही की गई थी। पट्टा और कबूलियत प्रथा की शुरुआत, जरीबाना और मासिलाना पद्धति की शुरुआत शेरशाह सूरी के द्वारा ही की गई थी। रोहतासगढ़ के किले का निर्माण, स्वयं का मकबरा, शेरशाह सूरी जिसने 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में और 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में, जिसे बिलग्राम का युद्ध या गंगा का युद्ध भी कहकर पुकारा जाता है, हुमायूं को पराजित किया था। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक, इसे अपने युग का अरस्तु कहकर पुकारा जाता है, जिसका शासनकाल 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक रहा। वही जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक रहता है। चित्रकला का स्वर्णिम युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। इसार नामक चांदी का सिक्का जहांगीर के द्वारा ही चलवाया गया था। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे हम लोग। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में होने वाले प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने। जी हां, लाला लाजपत राय, जिन्होंने सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी 1920 में। इन्होंने आर्य समाज नामक पुस्तक की रचना की। इन्होंने आर्य समाज, अनहैप्पी इंडिया जैसी पुस्तकों की रचना की। इनके द्वारा संध्या और द पीपुल नामक पत्रिका की स्थापना की गई। फिरोज शाह मेहता, इन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल नामक पत्रिका की स्थापना की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनके द्वारा बंगाली पत्रिका की स्थापना की गई थी। और 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना,
1918 ईस्वी में इंडियन लिबरल फेडरेशन नामक संस्था की स्थापना, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ही की गई थी। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 ईस्वी को, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन चलाने की बात जो है, स्वदेशी आंदोलन जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में चली थी, जिसका नारा था आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति। एनएम जोशी, जी हां, इन्होंने कानपुर में वर्ष 1925 ईस्वी में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। निम्न में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है? तो 1905 ईस्वी। जी हां, 1905 ईस्वी, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन कर दिया गया। कहा जाता है 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में, ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे कि 7 अगस्त 1905 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, जिसका नारा था आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति। और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हो चुका था। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है? तो वर्ष 1905 हो जाएगा। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं हम लोग। बस 3-4 सवाल हैं। देखिए मिसलेनियस शुरू हो गया है, तो बस 3-4 सवाल हैं। 21 नंबर सवाल, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र जिसकी स्थापना 1983 ईस्वी में हुई थी, कहां स्थापित हुआ? तो कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कानपुर में हुई थी। 22 नंबर सवाल देखेंगे। मैं फिर से बता दूं ऑनलाइन वाले बच्चे लोगों को, ऑफलाइन वाले तो देख ही रहे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चों को बता दूं कुल 25 क्वेश्चन है। इस 25 क्वेश्चन का और भी सीरीज आएगा, जो आपके बिहार दरोगा मेंस के लिए, बीपीएससी टीचर के लिए, और खास करके इसमें आप ये देख सकते हैं बीएसएससी के लिए, जो इंटर स्तरीय एग्जाम हो रहा है, उसमें भी इस तरह के सवाल रहेंगे। 22 नंबर सवाल देखेंगे, निकोसिया किस देश की राजधानी है? तो साइप्रस। जी हां, निकोसिया की राजधानी साइप्रस। वहीं आपके सी नंबर ऑप्शन में अंगोला है, अंगोला की राजधानी लुआंडा। अंगोला की राजधानी लुआंडा है। वहीं अंगोला की राजधानी लुआंडा है। वहीं आर्मेनिया की राजधानी येरेवन, येरेवन। और कांगो की राजधानी, कांगो की राजधानी ब्राजविया, ब्राजविया। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। जी हां, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है तो 19 नवंबर को। आपके नंबर ऑप्शन में 20 अक्टूबर की चर्चा है। विश्व सांख्यिकी दिवस, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस 8 दिसंबर को। बोधि दिवस, बोधि दिवस। कुसादी लोक नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? 24वां सवाल है, कुसादी लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी भी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी भी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। छाऊ लोक नृत्य नागालैंड का लोक नृत्य है। छाऊ लोक नृत्य नागालैंड का लोक नृत्य है। घूमर और तेरा ताली
घूमर और तेरह ताली लोक नृत्य राजस्थान का है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो काठी और गणगौर, काठी और गणगौर लोक नृत्य मध्य प्रदेश का है। अंतिम सवाल पे चर्चा करेंगे, टेम्पल्टन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो सबसे पहले ये जानेंगे कि टेम्पल्टन पुरस्कार की स्थापना 1972 ईस्वी में 1972 ईस्वी में, वर्तमान समय में $1 मिलियन, $1 मिलियन पुरस्कार राशि के रूप में प्रदान की जाती है। विज्ञान के क्षेत्र में टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कहा जाता है वर्तमान समय में एडना अदन इस्माइल, एडना अदन इस्माइल को 2023 में टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आज के लिए इतना ही। अगले डिस्कशन में हम लोग फिर से 20 से 25 क्वेश्चन के लिए हाजिर होंगे बहुत जल्द से जल्द। तो अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगे, हम लोग एक मुहिम छेड़े हैं राजराजेश सर के तत्वाधान में, राजराजेश इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में, कि अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगे तो बीपीएससी टीचर के लिए, बीपीएससी के 70वीं बीपीएससी के लिए और बिहार दरोगा के लिए हर वो सेट, हर वो क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाए जो आपको आपके सफलता में साधक हो। तो अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यहाँ पे इस संस्थान में गोपाल मार्केट में, पटना के गोपाल मार्केट संस्थान में, यहाँ पर बीपीएससी टीचर की भी क्लास चल रही है, बीपीएससी 70वीं बीपीएससी की भी क्लास चल रही है और दरोगा का भी क्लास चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।